कल्पना कीजिए कि एक मैराथन दौड़ चल रही है। मतलब धावक महीनों से पसीना बहा रहे हैं। कुछ धावक बहुत ही ईमानदारी से नियमों का पालन करते हैं, अपनी गति को कंट्रोल में रखते हैं, पानी पीने के लिए तय जगह पर रुकते हैं और तय समय पर फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल एक आदर्श स्थिति। हाँ, लेकिन जब मेडल देने की बारी आती है तो आयोजक मंच पर आते हैं और कहते हैं कि सुनिए, हम सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ी ट्रॉफी उन लोगों को देंगे जिन्होंने नियमों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, जो रास्ते में भटक गए थे और जो अभी भी रेस में बहुत पीछे हैं। तो सोचिए, ये सुनकर उन ईमानदार धावकों को कैसा लगेगा? जाहिर है ये बहुत ही अनुचित लगेगा। ये कुछ ऐसा लगेगा जैसे अनुशासन की सजा दी जा रही हो। सही कहा। और विडंबना देखिए, ये किसी खेल के मैदान की कहानी नहीं है। मतलब ये हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे के सामने खड़ी सबसे बड़ी वास्तविकता है। बिल्कुल, जो राज्य अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, जिसने राष्ट्रीय नीतियों का पालन किया, उसे ही एक तरह से पीछे धकेले जाने का डर सता रहा है। और इसी तनाव ने आज देश के नीति निर्माताओं की नींद उड़ा रखी है। और यही बेचैनी, यही दुविधा आज की हमारी इस खास चर्चा के केंद्र में है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम भारत में 2026 में होने वाले परिसीमन यानी डेलिमिटेशन के जटिलताओं की तह तक जाएंगे। हमारे पास आज चर्चा के आधार के रूप में अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा जी का एक बहुत ही शोधपरक और गहरा लेख है। ये लेख मुख्य रूप से दो बहुत बड़े विचारों के बीच के टकराव को उजागर करता है। जी, दो बहुत ही अलग विचारधाराएं। हाँ, पहला विचार है लोकतांत्रिक समानता, जिसका सीधा अर्थ ये है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब जहां जितने लोग वहां उतने सांसद। और दूसरा विचार है संघीय निष्पक्षता, या जिसे हम फेडरल फेयरनेस कहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और देखिए, इस पूरी बहस को समझना इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि संसद में सीटों का बंटवारा सिर्फ कोई गणित का खेल या कोई प्रशासनिक खाना पूर्ति नहीं है। ये सीधे तौर पर इस बात को तय करता है कि आने वाले दशकों में देश की सत्ता का जो संतुलन है वो किस तरफ झुकेगा, किन राज्यों की आवाज संसद में मजबूती से गूंजेगी और किन की आवाज शोर में दब जाएगी। ये सब इसी प्रक्रिया से तय होने वाला है। सही बात है, पर आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है कि आज की इस चर्चा में हमारा उद्देश्य किसी भी तरह की राजनीतिक लाभ हानि या किसी विशेष विचारधारा का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, निष्पक्ष रहना जरूरी है। हाँ, क्योंकि राजनीति में अक्सर इस मुद्दे पर भावनाएं हावी हो जाती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन आज हम केवल तथ्यों, ऐतिहास से आंकड़ों और लेख में जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं उनका एक वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करेंगे। और ये तटस्थता इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि 2026 के परिसीमन को अक्सर लोग सिर्फ एक चुनावी नजरिए से देखते हैं। चुनाव जीतने या हारने के नजरिए से। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसकी मूल में जाएं तो ये एक बहुत ही गंभीर संवैधानिक और नीतिगत चुनौती है, जिसका समाधान केवल तथ्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है। तो चलिए इतिहास के पन्नों से ही शुरुआत करते हैं। मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर 2026 के साल को लेकर इतनी हलचल क्यों मची हुई है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब संविधान का अनुच्छेद 81 स्पष्ट रूप से कहता है कि संसद में सीटों का बंटवारा राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। इसका मूल सिद्धांत यही है कि हर नागरिक के वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य में रहता हो। बिल्कुल, 1 पर्सन 1 वोट का सिद्धांत। हाँ, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी व्यवस्था को रोक दिया। अगर मैं सही हूं तो हमें 1970 के दशक और फिर 2002 के संविधान संशोधन की तरफ देखना होगा। जी, इतिहास को समझे बिना हम इस समस्या को नहीं सुलझा सकते। दरअसल बात यह है कि 1970 के दशक में भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण यानी फैमिली प्लानिंग को एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में अपना लिया था। उस वक्त केंद्र सरकार राज्यों पर काफी दबाव डाल रही थी कि वे अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को कम करें। लेकिन उस समय राज्यों के मन में, विशेषकर उन राज्यों के मन में जो प्रगतिशील थे, एक गहरा डर बैठ गया। डर कैसा? डर ये था कि अगर वे जनसंख्या कम करने में सफल हो गए और दूसरे राज्यों ने अपनी आबादी बेतहाशा बढ़ने दी तो भविष्य में संसद में उनके सांसदों की संख्या तो घट जाएगी। ओह, एक मिनट, अगर इसे एक राजनेता के नजरिए से देखा जाए तो ये डर बहुत वाजिब था। बिल्कुल वाजिब था।
मतलब अगर कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य की भलाई के लिए जनसंख्या नियंत्रण के कड़े कदम उठाता है तो उसका सीधा नतीजा ये होगा कि दिल्ली की सत्ता में उसके राज्यों का दबदबा कम हो जाएगा। ये तो अच्छे काम के लिए एक तरह से राजनीतिक आत्महत्या करने जैसा हो गया। हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, राजनीतिक आत्महत्या। और यही वो दुविधा थी। इस परवर्स इंसेंटिव यानी उल्टे प्रोत्साहन को खत्म करने के लिए ही 1976 में 42nd संविधान संशोधन के जरिए एक बड़ा कदम उठाया गया। क्या कदम था वो? सीटों के बंटवारे को 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज कर दिया गया। सरकार ने राज्यों से कहा कि देखिए, आप बेफिक्र होकर जनसंख्या नियंत्रित कीजिए, अगले 25 साल तक आपकी सीटें कम नहीं होंगी। अच्छा, तो उन्हें एक तरह की गारंटी मिल गई। बिल्कुल। फिर साल 2001 आया और तत्कालीन सरकार ने महसूस किया कि कई राज्य अभी भी जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए 84वें संविधान संशोधन के जरिए इस फ्रीज को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए और आगे खिसका दिया गया। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी स्कूल में प्रोजेक्ट जमा करने की तारीख इसलिए बढ़ा दी गई हो ताकि जो धीमी गति से काम करने वाले बच्चे हैं वो दूसरों की बराबरी कर सकें। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब उन्हें 1976 में मोहलत मिली, फिर 2001 में और समय दिया गया ताकि वे भी अपना काम पूरा कर लें। लेकिन अब जब 2026 की ये अहम डेडलाइन हमारे सर पर खड़ी है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वो धीमे बच्चे बराबरी कर पाए? क्या उन राज्यों ने उस अतिरिक्त समय का इस्तेमाल अपनी आबादी को नियंत्रित करने में किया? और स्थिति की गंभीरता इसी बात में छिपी है। अगर हम भविष्य की टाइमलाइन पर नजर डालें तो उम्मीद है कि 2028 के अक्टूबर तक अगली जनगणना के नतीजे हमारे सामने होंगे। हाँ। और उन नतीजों के आधार पर ही परिसीमन आयोग नई सीटों का खाका खींचेगा, जिसका असर 2019 या उसके बाद के लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। तो क्या राज्यों ने बराबरी कर ली है? जहां तक आपके इस सवाल का जवाब है, तो इसके लिए हमें डेमोग्राफी के एक बहुत ही अहम मेट्रिक को समझना होगा, जिसे TFR या कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। हाँ, मैंने इस लेख में TFR के बारे में काफी विस्तार से पढ़ा। जहां तक मैं समझती हूँ, एक स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए 2.1 का TFR लक्ष्य माना जाता है, जिसे रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। जी। लेकिन मुझे हमेशा ये हैरानी होती है कि ये 2.1 ही क्यों? मतलब इसे सिर्फ 2 क्यों नहीं रखा गया? 2 माता पिता की जगह लेने के लिए 2 बच्चे तो काफी होने चाहिए ना? ये एक बहुत ही तकनीकी लेकिन बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जो 2 का आंकड़ा है वो माता और पिता को रिप्लेस करने के लिए है। लेकिन जो वो 0.1 जोड़ा गया है वो शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी और उन लड़कियों के आंकड़ों को ध्यान में रखकर रखा गया है जो किसी कारणवश प्रजनन आयु तक नहीं पहुंच पाती। ओह, समझ गई। इसलिए 2.1 को एक आदर्श रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है। अगर कोई राज्य इस दर पर आ जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी आबादी न तो बहुत तेजी से बढ़ेगी और न ही घटेगी, बल्कि स्थिर हो जाएगी। तो अगर हम इस 2.1 के जादुई आंकड़े को एक पैमाना मान लें तो उस लंबी फ्रीज अवधि के दौरान हमारे राज्यों का प्रदर्शन कैसा रहा? डेटा यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और कहीं ना कहीं चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। शुरुआती सफलता वाले राज्यों की बात करें तो केरला, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों ने साल 2005 तक ही 2.1 का ये लक्ष्य हासिल कर लिया था। 2005 तक ही? ये तो बहुत पहले की बात है। बिल्कुल। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन पर भारी निवेश किया और समय से बहुत पहले ही अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। बहुत खूब। और 2021 तक आते आते देश के अधिकांश राज्यों ने इस आंकड़े को छू लिया। लेकिन असली संकट उन 5 राज्यों को लेकर है जो आज भी इस दौड़ में काफी पीछे हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय और मणिपुर। लेकिन देखिए, इन राज्यों के पिछड़ने के पीछे सिर्फ नीतिगत विफलता ही एकमात्र कारण नहीं हो सकती ना? हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे गहरी सामाजिक आर्थिक वजहें भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे महिला साक्षरता की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और गरीबी। अक्सर ये सारे कारक सीधे तौर पर उच्च प्रजनन दर से जुड़े होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। उच्च प्रजनन दर केवल लोगों की इच्छा का परिणाम नहीं है, बल्कि ये विकास के अभाव का भी एक बड़ा संकेत है। जिन राज्यों में लड़कियों की शिक्षा बेहतर हुई और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ी, वहां TFR बहुत तेजी से गिरा है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को इन बुनियादी ढांचों को विकसित करने में थोड़ा अधिक समय लगा। सही कहा। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, आज यथार्थ ये है कि इन पिछड़े राज्यों और प्रगतिशील राज्यों के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय औसत से ऊपर वाले राज्यों की प्रजनन दर औसत से नीचे वाले राज्यों की तुलना में पूरे 45% अधिक है। बाप रे!
45% का अंतर, ये तो कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि यहीं पर आकर लोकतांत्रिक समानता और संघीय निष्पक्षता के बीच का वो टकराव अपने चरम पर पहुंच जाता है। अगर आज परिसीमन आयोग बैठता है और सिर्फ कच्चे आंकड़ों, या जिसे रॉ पॉपुलेशन नंबर्स कहते हैं, उसके आधार पर संसद की सीटें बांट देता है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा? यही सबसे बड़ा डर है। क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि जिन राज्यों ने राष्ट्रीय नीति का पालन नहीं किया, जिनकी आबादी बढ़ती रही, उन्हें संसद में दर्जनों अतिरिक्त सांसद मिल जाएंगे, और जिन राज्यों ने अनुशासन दिखाया, उनकी राजनीतिक ताकत सिकुड़ जाएगी? और संतोष मेहरोत्रा जी का लेख इसी भयानक दुविधा पर प्रहार करता है। देखिए, एक तरफ हमारा लोकतंत्र कहता है कि हर व्यक्ति के वोट का महत्व समान होना चाहिए, जहां ज्यादा लोग हैं वहां अधिक प्रतिनिधि होने ही चाहिए। हाँ, ये तो एक बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ हमारा संघीय ढांचा या फेडरल स्ट्रक्चर इस बात की मांग करता है कि राज्यों के बीच न्याय होना चाहिए। अगर हम सिर्फ आबादी गिनेंगे तो हम अनजाने में ही सही उन प्रगतिशील राज्यों को राजनीतिक रूप से दंडित कर रहे होंगे जिन्होंने देश के संसाधनों को बचाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। तो मतलब हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां दोनों रास्ते ही खतरनाक लगते हैं। आबादी के हिसाब से चलें तो अच्छे प्रदर्शन वाले राज्यों के साथ अन्याय होगा। सही बात है। और अगर आबादी को नजरअंदाज करें तो लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत हैं उनका उल्लंघन होगा। इस डेडलॉक को तोड़ने का क्या तरीका है फिर? मैंने लेख में पढ़ा है कि इसमें एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत की चर्चा की गई है, डेम्पर, यानी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। जी। ये क्या है और ये इस जटिल समस्या को कैसे सुलझा सकता है? ये डेम्पर या डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का जो प्रस्ताव है वो इस पूरी बहस को एक नई और बेहद तार्किक दिशा देता है। और लेखक ने ये कोई हवा में तीर नहीं चलाया है। अच्छा? नहीं, बल्कि उन्होंने इसे वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के काम करने के तरीके से प्रेरित होकर घड़ा है। हमें ये समझना होगा कि भारत में संसाधनों और सत्ता के बंटवारे का ये कोई पहला संकट नहीं है। वित्त आयोग जब केंद्र के टैक्स का पैसा राज्यों के बीच बांटता है तो उसके सामने भी बिल्कुल यही चुनौती होती है। हाँ, मुझे याद आ रहा है, मैंने अक्सर पढ़ा है कि दक्षिणी राज्य शिकायत करते हैं कि वो टैक्स ज्यादा देते हैं लेकिन उन्हें वापसी में कम पैसा मिलता है क्योंकि उनकी आबादी कम है। बिल्कुल। तो फिर वित्त आयोग इस समस्या से कैसे निपटता है? 15वें वित्त आयोग ने इसका एक बहुत ही शानदार समाधान निकाला था। उन्होंने पैसा बांटने के लिए सिर्फ आबादी को ही आधार नहीं बनाया, बल्कि उसमें डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी एक पैमाना बनाया। मतलब ये कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें टैक्स के बंटवारे में अतिरिक्त वेटेज या रिवॉर्ड दिया गया। ओह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। हाँ, और मेहरोत्रा जी का तर्क यही है कि अगर वित्तीय संसाधनों के बंटवारे में हम जनसंख्या के साथ साथ प्रदर्शन को अहमियत दे सकते हैं तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी लोकसभा सीटों के बंटवारे में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? ये सच में एक बहुत ही मजबूत तर्क है। अगर हम पैसे के मामले में प्रदर्शन को इनाम दे सकते हैं तो सत्ता के मामले में क्यों नहीं? बिल्कुल। चलिए इस डैम्पर फॉर्मूले की बारीकियों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसमें सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा? इसका जो सबसे पहला नियम है वो मुझे बहुत सुरक्षित लगा, बेसलाइन सुरक्षा। हाँ, और ये इस पूरे प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राज्यों के मन का डर पूरी तरह से खत्म करता है। बेसलाइन सुरक्षा का मतलब है कि वर्तमान में लोकसभा की जो 543 सीटें राज्यों के बीच बंटी हुई हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मतलब वे फिक्स रहेंगी? बिल्कुल। अगर किसी राज्य के पास आज 39 सीटें हैं या 80 सीटें हैं तो परिसीमन के बाद भी उसके पास कम से कम उतनी सीटें तो रहेंगी ही। किसी का भी मौजूदा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम नहीं किया जाएगा। ये तो वैसा ही है जैसे किसी भी परिस्थिति में किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा, एक तरह की नो हार्म पॉलिसी। हाँ, नो हार्म पॉलिसी। जो आपके पास है वो आपका ही रहेगा। लेकिन जाहिर है अगर आबादी बढ़ी है तो कुल सीटें भी तो बढ़ेंगी ना, तो फिर ये डैम्पर का फॉर्मूला लागू कहाँ होगा? ये एक अच्छा सवाल है। ये फॉर्मूला केवल और केवल उन नई अतिरिक्त सीटों पर लागू होगा जो 2026 के बाद संसद के विस्तार के कारण जोड़ी जाएंगी। अच्छा, सिर्फ नई सीटों पर? जी। जब नई सीटें बटेंगी तो वे सिर्फ अंधाधुंध आबादी के आधार पर नहीं बटेंगी। उन नई सीटों के लिए राज्यों का मूल्यांकन 2 मुख्य मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। और वो मापदंड क्या होंगे? मुझे याद आ रहा है कि मैंने लेख में 10% और 90% का कोई विभाजन पढ़ा था। बिल्कुल सही याद है आपको। यहाँ लेखक ने बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। नई सीटों के बंटवारे में 10% वेटेज उन राज्यों को मिलेगा जिन्होंने 2005 से पहले ही
2.1 TFR का लक्ष्य पा लिया था। इसे हम अर्ली अचीवमेंट का इनाम कह सकते हैं उन राज्यों के लिए जिन्होंने दशकों पहले ही समझदारी दिखाई। और बाकी 90%? और बाकी का 90% वेटेज इस बात पर निर्भर करेगा कि 2005 से 2021 के बीच किसी राज्य की TFR में कितनी तेजी से गिरावट आई है। यानी उनकी रेट ऑफ डिक्लाइन क्या रही है? इसे अगर मैं एक आम कॉर्पोरेट जॉब के नजरिए से देखूं तो ये पूरी व्यवस्था मुझे एक कॉर्पोरेट बोनस स्ट्रक्चर की तरह नजर आती है। वो कैसे? मान लीजिए किसी कंपनी में आपकी फिक्स्ड सैलरी तय है जो किसी भी हालत में कम नहीं होगी। ये हमारी 443 सीटें हो गई। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साल के अंत में जो बोनस मिलने वाला है, यानी जो नई सीटें जुड़ने वाली हैं, वो पूरी तरह से आपकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। सही कहा। जिसमें बरसों से अच्छा काम किया है उसे भी इनाम मिलेगा, और जिसने हाल ही में अपने काम में जबरदस्त सुधार किया है उसे भी बड़ा हिस्सा मिलेगा। बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने। लेकिन एक मिनट, मेरे मन में यहाँ एक सवाल उठ रहा है। जो राज्य पहले से ही 2.1 या उससे नीचे हैं, उनका रेट ऑफ डिक्लाइन तो 0 या बहुत कम होगा ना? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उनके पास सुधार की ज्यादा गुंजाइश ही नहीं बची है। तो क्या उन्हें इस 90% वाले वेटेज में नुकसान नहीं होगा? ये एक बहुत ही बारीक अवलोकन है आपका। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये जो 90% वेटेज है वो 2005 से 2021 की अवधि के लिए है। अच्छा। इस अवधि के दौरान जिन पिछड़े राज्यों का TFR 4 या 5 के आसपास था और उन्होंने तेजी से उसे 3 या 2.5 तक लाया, तो उनकी गिरावट की दर बहुत अधिक होगी। इससे फायदा ये होगा कि उन राज्यों को भी नई सीटों का एक उचित हिस्सा मिल सकेगा जिनकी आबादी वास्तव में बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने सुधार के प्रयास किए हैं। समझ गई। ये फॉर्मूला प्रगतिशील राज्यों के हितों की रक्षा करने के साथ साथ पिछड़े राज्यों के सुधारात्मक कदमों को भी मान्यता देता है। ये किसी को भी पूरी तरह से बाहर नहीं करता। मतलब ये फॉर्मूला एक साथ दोनों नावों की सवारी करने की कोशिश कर रहा है और काफी हद तक सफल भी दिखता है। जी। लोकतांत्रिक समानता का सम्मान भी हो रहा है क्योंकि नई सीटें आबादी के अनुपात में ही आ रही हैं, और संघीय निष्पक्षता भी बची हुई है क्योंकि प्रदर्शन को तवज्जो मिल रही है। बिल्कुल। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि नई सीटें जोड़ी जाएंगी तो क्या इसकी कोई भौतिक सीमा नहीं है? सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम सीटों की संख्या बढ़ा देंगे, लेकिन व्यावहारिक रूप से संसद के अंदर कितने सांसदों को बैठाया जा सकता है? ये एक बेहद व्यावहारिक और गंभीर चुनौती है जिस पर लेख में गहराई से चर्चा की गई है। अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो 1971 में जब 543 सीटें तय की गई थीं, उस समय एक सांसद औसतन लगभग 10 लाख यानी 1 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। एक सांसद के लिए 10 लाख लोगों की समस्याओं को समझना और सदन में उठाना फिर भी एक हद तक संभव था। और आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। मतलब भारत की आबादी 140 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। जी। अगर हम आज 543 सीटों को 140 करोड़ से भाग दें तो ये अनुपात 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। आज एक सांसद लगभग 25 से 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बिल्कुल। इतने विशाल जनसमूह की विविध समस्याओं को संसद के सीमित समय में एक व्यक्ति द्वारा उठाना सच में एक असंभव सा काम लगने लगा है। और यही कारण है कि सीटों का बढ़ना अपरिहार्य है। प्रतिनिधित्व को सार्थक बनाने के लिए सांसदों की संख्या तो बढ़ानी ही होगी। हाँ। लेकिन यहाँ लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। उनका सुझाव है कि लोकसभा की अधिकतम सीमा 700 सीटों पर तय यानी कैप कर दी जानी चाहिए। सीटों को अनियंत्रित रूप से बढ़ने नहीं दिया जा सकता। सिर्फ 700 सीटें? ये सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है। क्यों? अगर आबादी इतनी विशाल है और लगातार बढ़ रही है तो 700 की ही सीमा क्यों? क्या हम 1000 या 1200 सांसद नहीं रख सकते? आखिर नए संसद भवन में तो बैठने की काफी जगह है ना? देखिए, जगह होना और सुचारू रूप से कामकाज होना ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। लोकतंत्र केवल भीड़ जुटाने का नाम नहीं है। ये गंभीर और गुणवत्तापूर्ण विचार विमर्श का मंच है। संसद के काम करने की अपनी एक यांत्रिकी होती है, एक मैकेनिक्स होती है। हाँ, ये तो है। वहाँ प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, विधेयकों पर लंबी चर्चा होती है। अगर हम सदन में 1000 सांसद बैठा देंगे तो सोचिए क्या होगा? क्या होगा? किसी भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति पर बहस के दौरान हर सांसद को अपनी बात रखने के लिए शायद 30 सेकंड या अधिकतम 1 मिनट का समय मिलेगा। क्या 30 सेकंड में देश की सुरक्षा या अर्थव्यवस्था पर कोई सार्थक चर्चा हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
बहुत बड़ी संसद का सीधा सा मतलब है नीतिगत बहसों के लिए समय का खत्म हो जाना। ऐसे में वो सदन केवल शोरगुल और हंगामे का केंद्र बनकर रह जाएगा। ये सच में एक आंखें खोलने वाला पहलू है। हम अक्सर प्रतिनिधित्व को सिर्फ एक संख्या के रूप में देखते हैं। जी। हम भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में सिर्फ प्रतिनिधि का मौजूद होना काफी नहीं है। उस प्रतिनिधि की आवाज सुने जाने का समय भी तो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर एक सांसद को बोलने का ही समय नहीं मिलेगा तो उस 30 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व वैसे भी शून्य ही हो जाएगा। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए 700 सीटों का कैप एक बहुत ही तार्किक विचार प्रतीत होता है। यह संख्या प्रतिनिधित्व को भी बेहतर करती है और सदन की कार्यकुशलता यानी एफिशिएंसी को भी बचाए रखती है। अब इस चर्चा के एक ऐसे हिस्से की ओर चलते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की मीडिया, टीवी बहसों और सोशल मीडिया पर बहुत जोर शोर से उछाला जाता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। अक्सर इस पूरी परिसीमन की बहस को एक भौगोलिक रंग दे दिया जाता है। बिल्कुल। इसे दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत के चश्मे से पेश किया जाता है। बिल्कुल। एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि दक्षिण के राज्यों ने ही सिर्फ अच्छा काम किया है और उत्तर के राज्यों ने अपनी आबादी को पूरी तरह अनियंत्रित छोड़ दिया। और ये इस पूरे विमर्श की सबसे बड़ी और मैं कहूँगा सबसे खतरनाक भ्रांति है। अच्छा जी। संतोष मेहरोत्रा जी का लेख कठोर आंकड़ों के माध्यम से इन धारणा को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। जब हम डेटा को निष्पक्ष होकर विश्लेषित करते हैं तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। जनसंख्या नियंत्रण में सिर्फ दक्षिण के 4-5 राज्यों ने ही उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया है। तो क्या उत्तर या पश्चिमी भारत के राज्यों ने भी उस 2.1 के जादुई TFR लक्ष्य को समय पर हासिल किया था? बिल्कुल किया था। उदाहरण के लिए आप पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों के आंकड़े देखिए। हाँ, इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात जैसे पश्चिमी राज्यों ने भी बेहतरीन काम किया। इन सभी राज्यों ने बहुत पहले ही जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को हासिल कर लिया था। ये तो बहुत ही कम सुनने को मिलता है। इसीलिए इस पूरे संवेदनशील मुद्दे को केवल उत्तर बनाम दक्षिण की एक क्षेत्रीय लड़ाई बना देना तथ्यों के साथ सीधा खिलवाड़ है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। जब हम इस मुद्दे को सिर्फ उत्तर और दक्षिण की लड़ाई बना देते हैं तो हम अनजाने में उन उत्तर भारतीय और पश्चिमी राज्यों के प्रयासों का अपमान कर रहे होते हैं जिन्होंने सच में कड़े कदम उठाए और अच्छा काम किया है। बिल्कुल। ये किसी क्षेत्र या भूगोल की लड़ाई नहीं है। मूल रूप से ये उन सभी राज्यों के अधिकारों और उनके द्वारा किए गए सुशासन की रक्षा का मुद्दा है जिन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का ईमानदारी से पालन किया। लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुमत थोपना नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ है हर हिस्से को एक उचित और न्यायपूर्ण आवाज देना। तो अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटना चाहें तो हमारे सामने तस्वीर क्या उभरती है? परिसीमन 2026 की ये चुनौती हमें आखिर क्या सिखा रही है? ये पूरी चर्चा हमें ये बताती है कि 2026 का जो परिसीमन है वो केवल कुछ नए नक्शे खींचने, सीमाएं तय करने या कैलकुलेटर लेकर गणित के फॉर्मूले लगाने जैसी कोई साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। सही कहा। ये स्वतंत्र भारत के संघीय ढांचे की अब तक की सबसे बड़ी और जटिल परीक्षा होने जा रही है। एक तरफ हमें डेमोक्रेटिक इक्वालिटी को बचाना है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि अधिक आबादी वाले राज्यों के नागरिकों का प्रतिनिधित्व कम ना हो, और दूसरी तरफ हमें फेडरल स्टेबिलिटी या संघीय स्थिरता को भी टूटने से बचाना है, जिसका अर्थ है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में अपना खून पसीना एक किया, उन्हें इसकी सजा न मिले। बिल्कुल। उन्हें संसद में हाशिए पर न धकेला जाए। और इसी मुश्किल, लगभग असंभव से दिखने वाले संतुलन को साधने के लिए डेम्पर यानी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का सिद्धांत एक बहुत ही व्यावहारिक, वैज्ञानिक और न्याय संगत रोडमैप पेश करता है। ये एक ऐसा तरीका है जो राजनीतिक भावनाओं से परे हटकर डेटा और प्रदर्शन के आधार पर सत्ता का बंटवारा सुनिश्चित कर सकता है। ये सच में एक बहुत ही पेचीदा लेकिन हर नागरिक के भविष्य से जुड़ा विषय है। जैसे जैसे 2026 का साल करीब आएगा, राजनीतिक हलकों में ये बहस और भी उग्र होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी चर्चा ने निश्चित रूप से उन बुनियादी तर्कों, आंकड़ों और तंत्र को स्पष्ट किया है जो इस पूरी बहस के केंद्र में मौजूद है। जी। चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद इस पूरी व्यवस्था पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दे। कैसा विचार? जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। मान लीजिए कि हमने लेख के सुझाव को मान लिया, हमने लोकसभा की अधिकतम सीटें 700 पर हमेशा के लिए फिक्स कर दी। ठीक है। लेकिन आज का भारत 1970 वाला भारत नहीं है। आज का भारत बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत गतिशील है।
लोग रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा और जीवन की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में भारी संख्या में पलायन यानी माइग्रेट कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कोई पटना से निकलकर पुणे में बस रहा है, कोई लखनऊ से जाके बेंगलुरु की अर्थव्यवस्था चला रहा है। अगर ये आंतरिक पलायन इसी रफ्तार से चलता रहा तो सोचिए आज से 50 साल बाद स्थिति क्या होगी। क्या किसी एक भौगोलिक सीमा के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व तय करना तर्कसंगत रह जाएगा? जब लोग लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं तो क्या हमारी संसद का ढांचा सिर्फ जमीन के टुकड़ों का प्रतिनिधित्व करेगा या उन जमीनों पर रहने वाले लोगों का? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। जब हमारी आबादी ही एक जगह स्थिर नहीं है तो क्या भविष्य में हमें प्रतिनिधित्व का कोई बिल्कुल ही नया अभूतपूर्व मॉडल नहीं खोजना पड़ेगा? ये एक बेहद गहरा और बेचैन करने वाला प्रश्न है। जब जनसंख्या और भूगोल का रिश्ता ही तरल हो जाए, फ्लूइड हो जाए, तो सदियों पुराने प्रतिनिधित्व के नियम कैसे टिके रह सकते हैं? ये निश्चित रूप से भविष्य के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहेली होगी। और शायद यही वो बिंदु है जहां से एक नई बहस की शुरुआत होती है। इसी विचार के साथ आज की इस खास चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, सोचते रहिए और रोजमर्रा के शोर शराबे के पार जाकर तथ्यों को देखने की कोशिश करते रहिए।